नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तमाम पाबंदियों और निर्देशों के साथ भयमुक्त चुनाव कराने की निर्वाचन आयोग की तैयारी है। नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर अंत तक सभी राज्यों में चुनाव करा लिए जाएंगे। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे में चुनावी मोड पर पहले से ही चल रही राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा के चुनाव 2024 के लोकसभा से पहले सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, तो मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व के भरोसे बीजेपी सरकार में वापसी की जद्दोजहद में है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारतीय राष्ट्र समिति के सामने हैट्रिक लगाने की भी चुनौती है। ऐसे में आने वाला समय सियासी घमासान का होगा। राजनीतिक दल और उनके स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंचेंगे, अपने वादों और दावों की कसौटी पर जनमत को हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। तब ऐसे में जनता पर ज्यादा चुनौती होगी अपने प्रतिनिधि को चुनने की। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि इन 5 राज्यों में जब वर्तमान सरकार अपने 5 सालों का हिसाब किताब पेश करेगी तो क्या जनता का भी साथ मिलेगा? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब, गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जनगणना कराने का कार्य यह केंद्र सरकार का है। हकीकत उनको भी पता है कि उनकी राज्य सरकारों का इसमें कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक, लेकिन झूठ और भ्रम की राजनीति से वो बाज नहीं आ रहे। मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको इतना ओबीसी प्रेम है तो वो ये बताएं कि 1950 से लेके 1992 तक इस देश के नौजवान जो आईएएस बना करते थे उनको ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देखिए, शिवराज सिंह जो कि यहाँ पर सिटिंग मुख्यमंत्री थे 18 साल से, उन्होंने तो खुद कहा कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। 18 दिन होते हुए बलात्कार भी उनके उनके माथे का कलंक है। 3-4 नाबालिग बच्चियों के जो बलात्कार रोज होते हैं वो भी कलंक है। नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया, व्यापम पटवारी घोटाले के कारण वो भी कलंक है। 48 लाख किसान बैठा है, मुआवजा मांग रहा है सोयाबीन की फसल का, वो नहीं उनको मिला, सर्वे नहीं हुआ, वो भी कलंक है। आदिवासियों की 3,22,000 पट्टे निरस्त हो गए, वो भी कलंक है। तो इतना सारा कलंक हो गया है कि मुंह पे कालिख जिस मुख्यमंत्री के लग गई हो उसके चेहरे को कहाँ जनता के सामने ले जाएंगे। तो मोदी जी भी परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें, ऐसी मुसीबत में फंसे हैं। तो ये जो जी का जंजाल है अब इससे बच नहीं पाएंगे। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते नहीं बन रहा है और बाकी इतना विरोध और आंतरिक उठापटक चल रही है, सर फुटअव्वल हो रही है कि किसी और का नाम भी कैसे बताएं। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते थे कि चेहरा कौन है, आज उनके पास ही कोई चेहरा नहीं बचा। इतनी शर्मनाक स्थिति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उस पे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, जिस तरह उनके साथ धोखा हुआ, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कुल मिला के और सरकारी कर्मचारियों के साथ जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन पाते हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, वो एक मुद्दा है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं और आज प्रदेश का हर आदमी त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 18 साल की सरकार से। तो हर व्यक्ति हमारा जिसे कहना चाहिए कैंपेनर बन के लड़ाई इस बार लड़ेगा और इस भ्रष्ट सरकार का अंत करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर मैदान में उतरा है। ये हमारी ताकत है, हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास है और भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत, ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस बार सर्वाधिक सीटें जीत करके इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कांग्रेस बोल रही है कि चुनाव की तारीख हुई है और बीजेपी की विदाई तय हो गई है। अच्छा, विदाई किसकी तय है? कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की विदाई तय हो गई है। बात
तो वाकई में ये बात सही है कि अब आई जनता की बारी। अब ये जो दिग्गज हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये कह सकते हैं क्योंकि ये पक्ष विपक्ष है, लेकिन अब मौका सच में यदि आया तो जनता के हाथ में, और वो बताएगी कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, जहां तक योजनाओं की बात है, जहां तक इन दिग्गजों के दावों की बात है, सुनने में वाकई में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हमेशा से चेहरे पर बात करने वाली, या कहते हैं ना कि प्रत्याशियों की सूची पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए भी तमाम चीजों के लिए कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वो तमाम चीजों को सामने रख चुकी है। कांग्रेस लगातार जिस तरीके से ये चीजें कहती आई कि हम पर सवाल उठाते थे, हम पर सवाल उठाते थे, अब किस तरह की सवाल है? तो देखिए, सवाल तो उठ रहा है क्योंकि इस बार वाकई में बीजेपी ने जिस तरह से सूचियां सामने रखी हैं, स्ट्रैटेजी कोई भी प्लान हो कांग्रेस की वो एक तरफ है, लेकिन बाजी तो सूचियों के मामले में, प्रत्याशियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने मारी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप तमाम स्टेट्स को उठा के देख लीजिए, अभी तक की यदि बात की जाए तो लगभग सबसे पहले बहुत सारी, कुछ सीटों को यदि छोड़ दिया जाए तो अभी नाम नहीं आए हैं, बाकी लगभग सभी पे वो अपनी लिस्ट को जारी कर चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होगा। कुछ मुद्दे गिनाते हैं दिग्गज, क्या उन्हीं मुद्दों पर ये पूरा इलेक्शन सिमट जाएगा, या फिर जो नेशनल मुद्दे भी आए, इश्यूज आए हैं, उन पर भी जनता फोकस कर रही है। कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुमित जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो सुमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। सुमित जी, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान भी हो गया, अब तो, अभी तक तो खैर सूचियां आपने पहले से ही देना शुरू कर दी थी और आज भी कई सूचियां सामने आई हैं। मुझे लगता है तारीखों के आने के बाद एक जो असल मजा कहना चाहिए, या एक कहते हैं ना कि तैयारी जो होनी होती है, प्रचार की जो तमाम चीजें आती हैं, आचार संहिता भी लग गई, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वाकई में अब देखा जाए किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी? क्योंकि देखिए, योजनाएं हैं, मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, उसी के इर्द गिर्द होना है, या कुछ अलग से कुछ और सोच रखा है कि अब इसके बाद एक इस स्ट्रेटजी पे चलना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे पर काम करेगी और हमने जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं लेकर आए हैं उनको हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और हम जनता के बीच में ऑलरेडी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हर बार हर चुनाव में निकलते हैं हमारी जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले या बड़े बड़े सुझाव दे, किंतु मेरा उनके बारे में ऐसा मानना है कि ये बेचारा हार के बोझ से इतना मारा, इन्हें चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। ये डिप्रेशन में है आज, ये हार से बौखला गए हैं। इन्होंने कहा था कि हम 100 प्रत्याशियों की सूची घोषित करेंगे, उसका आज तक कोई लता पता नहीं है। 230 तो छोड़िए, कमलनाथ जी स्वयं अपनी सीट से लड़ने में घबरा रहे हैं, इसलिए एक वो अपनी टिकट भी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। आज इंदौर में ही हमारे कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, पहले उन्होंने कहा कि हम कथा कराना चाहते हैं, हमको प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। जब अनुमति मिल गई तो कह रहे हैं कि अब हम कथा नहीं कराएंगे क्योंकि ये प्रशासन के जिम्मे है। पहले अनुमति के लिए षड्यंत्र, फिर मिल गई तो उसके लिए षड्यंत्र। अपनी स्वाभाविक हार से कांग्रेस डिप्रेशन में आ गई है, बौखलाहट में आ गई है, इतनी हतप्रभ है भारतीय जनता पार्टी ने। यदि जैसा कि एक किसी सज्जन ने कहा कि भाजपा में शिव फुटबॉल है, अगर वो होता तो हम इतने सारे टिकट नहीं घोषित कर पाते। भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, और इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सबकी राय को तवज्जो के माध्यम से ही चुनाव के अंदर प्रत्याशी का चयन होता है। कांग्रेस जैसा नहीं होता है कि दिग्गी राजा के इतने, कमलनाथ जी के इतने या अन्य किसी के इतने। हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है, हमारा संगठन, हमारा सर्वे सर्वा होता है, हमारे चेहरा
माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। हमारा चेहरा विकास सुमित के जी, मुद्दे का है। सुमित जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की ही बात चल रही है तो मैं यहीं की बात कर लेती हूँ। यहाँ से भोपाल की ही बात कर ली है। गोविंदपुरा सीट को लेकर भले ही कृष्णा गौर को फिर से टिकट दिया गया हो, लेकिन मुझे बताइए, विरोध के बोर्ड बहुत सारे हमने देखे। वंशवाद को हटाना है, इसको हटाना ही होगा, ये विरोध कहाँ से आ रहा है फिर? देखिए, कृष्णा गौर जी के बारे में परिवारवाद की बात बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं, और उसके बाद वे लगातार विधानसभा में सक्रिय और पहली बार नहीं जीती हैं। यह उनका तीसरा या दूसरा चुनाव है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कृष्णा गौर जी एकदम प्रकट हो गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि कमलनाथ के बाद नकुलनाथ, या नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी। ये परिवारवाद होता है, और ये लोगों ने कभी जनता की आम बीच में नहीं गए, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, जिन्हें 30 त्योहार नहीं मतलब मालूम। आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर के बाद यदि हम कृष्णा गौर जी का नाम ले तो वो परिवारवाद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, बाबूलाल गौर जी जब काम करते थे पार्टी का, और बाबूलाल गौर जी जब तक कृष्णा गौर जी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। किंतु यदि किसी में नेतृत्व का गुण है, यदि किसी में नेतृत्व करने की क्षमता है, तो उससे केवल इस आधार पे तो नहीं रोका जा सकता है। चलिए सुमित जी, परिवारवाद है। सुमित जी, ये बात मैंने इसलिए निकाली क्योंकि राहुल गांधी परिवारवाद का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि उन्हें बार 3 बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ठीक हर है। बार वो सुमित जी, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि आप कह रहे थे ना कि परिवारवाद की बात निकली थी या एक ही प्रत्याशी की बात निकल जाती है, तो इसलिए ये सवाल आ गया था। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ बोलने का वो था नहीं। ठीक है, ये तो देखिए सीधी सी बात है कि कौन किसको पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसका क्या विरोध है, ऐसी चीज़ों में जो आम कार्यकर्ता है ना, उनके साथ गलत हो जाता है। बस इसलिए इतनी सी बात निकाली थी। खैर, वापस आऊंगी आपके पास। कुंदन पंजाबी जी, बहुत सारे टॉनिक की जरूरत है कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और मुझे लगता है उस टॉनिक के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है उसको भी बचाना है। देखिए राखी जी, निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता ने झूठे वादे, झूठी घोषणाएं जो होती थी, वो आज बंद हुई। चुनाव आयोग ने अपनी तारीखें घोषित की, उससे आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली है। जिस प्रकार से लगातार 23,000 मध्य प्रदेश के अंदर घोषणाएं हो चुकी, और वो घोषणाएं कहाँ हैं और कैसी घोषणाएं की, खुद घोषणावीर को याद नहीं है कि मैंने कब कौन सी घोषणा की थी। आपको याद होगा थोड़े समय पहले पांडुरना को जिला बनाने की बात हुई थी, अभी शायद उसको घोषित भी किया है। उसको 2018 में भी जिला बनाने की बात की गई थी, फिर 2008 में जिला बनाने की बात की गई थी, फिर 13 में की गई, 18 में की गई, अब जाके उसको जिला बना। तो इस प्रकार से ये घोषणाएं भूल जाते हैं। एक बात, दूसरी बात रही बहुत सारे टॉनिक की आवश्यकता, तो आज टॉनिक तो भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। उनको तो कुनेन जो मध्य प्रदेश की जनता देगी, जिससे बीमारी जड़ से निकाली जाती है। मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की बीमारी जो मध्य प्रदेश के अंदर हो चुकी है, भ्रष्टाचार की, घपलों की, घोटालों की, ये बीमारी को मध्य प्रदेश की जनता आने वाली 17 नवंबर को जब वो हाथ से बटन दबाएगी ना, तो वो कुनेन भारतीय जनता पार्टी के मुंह में जाएगी, और जो कड़वाहट से जो बीमारी निकलती है, वो बीमारी इस प्रदेश की जनता निकालने की कोशिश करेगी। तो हम बात करते हैं 5 राज्यों के चुनाव हैं राखी जी, उसमें मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ के उसकी लिस्टें या उसके उम्मीदवार थोड़ी तय किए जाएंगे कि ये कह रहे थे कि अभी तक 100 लोगों की लिस्ट जारी करने का बोला था। हमारी पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से तय समय पे शुभ मुहूर्त में, नवरात्रि में आपको उम्मीदवार भी दिखेंगे और जनता के सामने भी रहेंगे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों होता है पेट में दर्द उनके? हम तो ये पूछना चाहते हैं। उनसे पूछ के कोई उम्मीदवार घोषित करेंगे क्या? हम तय समय पे अपनी रणनीति के हिसाब से, और ऐसे उम्मीदवार जो जनता के साथ में 5 साल लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो जीत के आएंगे, और कांग्रेस पार्टी 150 प्लस सीट के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करते हुए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी।
चलिए, मतलब 150 पार आप ही बोल रहे हैं, तो बीजेपी पता नहीं कितने पार। मैं पूछूंगी दूसरे राउंड में सुमित जी से कि बीजेपी का भी कोई एक मार्जिन है क्या कि कितना करना है। मनीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है तारीखों का ऐलान हो गया, कुछ स्टेट्स में तो नामों का ऐलान भी हो गया है, तस्वीरें लगभग साफ होती दिख रही हैं, कुछ कुछ चीजें बची हैं। कांग्रेस की तरफ से तो अभी पूरे पूरे नाम बाकी हैं, वो भी वो कह रहे हैं कि नवरात्र में तमाम चीजें सामने होंगी, प्रत्याशियों के नाम भी, और वो भी जनता के बीच होंगे। मुझे लगता है आचार संहिता भी लग गई है। अब इसके बाद मुख्य रूप से कौन सी बात है, कौन सी तैयारी है इन राजनीतिक दल की, और इससे भी महत्वपूर्ण कि हम यदि पांचों राज्यों का एक आकलन निकाल के देखें कहां किसकी सरकार है इस हिसाब से, तो क्या लगता है आगे? देखिए, अगर हम एक एक करके बात करें, अगर हम सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि राजस्थान में एक तरफ वसुंधरा राजे वर्सेस बीजेपी की अदर स्टेट, और वहीं अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ये देखने की बात होगी। जिस तरीके से शुरू में रही अडामेंट वसुंधरा राजे अब थोड़ी सी माइल्ड दिख रही हैं, लेकिन पॉलिटिकली कुछ भी कहना संभव नहीं है इस समय, तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ये बात तो भाजपा ने तय कर दी कि राजस्थान में उनका मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन सचिन पायलट भी जिस तरीके से अंदर ही अंदर जले हुए हैं, जिस तरीके से उनका क्रोध अंदर दबा हुआ है, वो कब ब्लास्ट होकर या तो नई पार्टी बना ले, कुछ डेंट कर दे कांग्रेस को, नहीं पता। ऐसे में आने वाले समय में राजस्थान की स्थिति रोचक है। ये अलग बात है कि 25 सालों में हर बार एक ना एक पार्टी बदलती रहती है, पहले कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस चलता रहा है। ऐसे में ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस के शासन की बजाय भाजपा के शासन की तरफ जनता फोकस कर सकती है। राजस्थान की बात हुई। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस मामले में यूनिक रहा। इनिशियली तो सत्ता जो है कांग्रेस को मिली, लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता हासिल कर ली। कैसे कर ली हम सब जानते हैं। अब इसमें दो बातें समझने की है कि क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो नहीं है। जाहिर उन्होंने बहुत राज कर लिया और एक पिछड़े नेता के तौर पर राज किया। कई लोग नहीं जानते, वो समझते शिवराज सिंह चौहान ठाकुर होंगे, लेकिन वो पिछड़े नेता हैं। जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा गेन किया, लेकिन लोकसभा के चुनावों में जिस तरीके से ज्यादातर सीटें, मेरे ख्याल 25 में से 23 सीटें भाजपा को मिली, उससे ये लगता है कि मोदी के नाम का करंट जारी है। ऐसे में एमपी में जिस तरीके से सिंधिया फैमिली जिस तरीके से बीजेपी की तरफ टर्न हुई, कहीं ना कहीं उन्हें इस बार मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का मामला अभी भी रोचक स्थिति में है। फिर भी जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, गठबंधन आ रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी। मैं ये समझने में अभी भी हैरान हूं कि आखिर आम आदमी पार्टी अलग लड़ क्यों रही है, और अगर लड़ भी रही है तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका एक भी प्रवक्ता पूरे नेशन वाइड किसी भी टेलीविजन चैनल पर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस डिफेंडिंग हालत में है। अब तीसरी बात करते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जातिवाद का जो कार्ड खेला है, वो उनको इनिशियली सपोर्ट करता है, क्योंकि इस देश में जाति के नाम पर ही चुनाव होते आए हैं। पहले भी जाति के नाम पर हुए और आगे भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से जातिवाद का खुला खेल राहुल गांधी ने ओपन किया है, ये उनको उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जातिवाद की वजह से लोगों को लगेगा, अरे भाई राखी तो वर्मा है, इनको अपनी जाति की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, मैं गुप्ता हूं, बनिया हूं, मेरी संख्या कम है, मुझे बढ़ाने की जरूरत है। यानी देश में जनसंख्या बढ़ाने की, अपनी जाति के नेताओं को आगे बढ़ाने की, अपनी जाति को हर जगह आगे बढ़ाने की एक ऐसी होड़ सी मच जाएगी जो इस देश के विकास को अवरुद्ध कर देगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अगर ऐसा मैं सोचता हूँ और अगर जनता ऐसा सोचने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड न केवल फेल हो जाएगा बल्कि उलट जाएगा। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जाति के नाम पर बड़ी सारी बातें पहले की और जातिवाद को हटाने की बात करी है। जाति के जात ना पात पर, मोहल्ले की हाथ पर स्थिति की बात इंदिरा गांधी जी करती आई है।
तो अब इसी तरीके से तेलंगाना में भाजपा का कोई बहुत वजूद है नहीं, तो वहां भाजपा जो मिलेगा उसके लिए बोनस है, और इसी तरीके से मिजोरम में भाजपा का कुछ है नहीं। कांग्रेस इन दोनों जगह खड़ी हो सकती है। तो अभी कांग्रेस के लिए ज्यादा चैलेंज है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और राहुल गांधी जी को प्रूव करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए पिछले मनीष जी। कई सालों में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है, जिस मनीष तरीके जी से वापस राहुल आते हैं। गांधी जी ने डेवलप किया है, मैं एक बात पूरी बात कर दूं, जल्दी से। वो अमेजिंग है। अब वो राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे, लेकिन अभी 5 साल और लगेंगे इनको परफेक्ट लीडर बनने में। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी किस तरह से देखते हैं? तारीखों का ऐलान हो गया, भारतीय जनता पार्टी की लगभग सूची में नाम बहुत सारे आ चुके हैं। देखिए राखी जी, तारीखों का ऐलान हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की। हमें लगता है कि निश्चित रूप से जहाँ तक सूची जारी करने का प्रश्न उठता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे है। और तीनों राज्यों में मेरे ख्याल में जो है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी संख्या में जारी कर चुकी है। तो इससे इसको एक तरह से कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उसके आधार पर बीच में बहुत सारी बातें भी आई। जैसे मध्य प्रदेश की 2 सूची जारी हुई तो लगा है कि कोई बहुत सारा परिवर्तन होगा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात जब चुनाव हुआ था और जब वहाँ पर पूरा एक तरह से तंत्र लगा, तो पूरी मिनिस्ट्री बदल गई थी, पूरा मुख्यमंत्री भी बदल गए और उनके मंत्रिमंडल के लोग भी बदल गए थे। टिकटों का बंटवारा हुआ तो करीब 39-40% टिकट जो है काट दिए गए। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे ये पूरी सूची में कहीं भी टिकट नहीं कट रहा। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हमने ये गलती कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में कई टिकट कटे तो बगावत हुई। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है। इसीलिए जितने भी आपने प्रत्याशी देखा होगा, या इवन जो सांसद भी लड़ाए गए, तो उन सीटों पर ज़्यादातर लड़ाए गए हैं जहाँ पर कि उनका कैंडिडेट हार गया था। 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी सब वही है। तो हमें लगता है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जितने मंत्रियों को लड़ाया, सिंधिया खेमे के सभी लोगों को टिकट दिया, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ये मान के चल रहा है कि यहाँ कोई भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे बगावत हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये कई लोगों को लड़ा दिए तो ये लगने लगा, और बार बार शिवराज जी के जो बयान आने लगे कि हम याद बहुत आएंगे, उनका ये भी बयान आया कि हम लड़ें कि न लड़ें, इससे थोड़ी घबराहट जरूर इनके शीर्ष नेतृत्व में हुई और कुछ न कुछ जो है उनको लगा। इसलिए ये जो सूची एकदम से संतुलित सूची जारी हुई। राजस्थान में लगभग 100 सीटें जो है सिटिंग एमएलएज हैं, मध्य प्रदेश में भी लगभग 90+ हैं, और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 65 के आसपास हैं। तो ये सिटिंग एमएलए जिनकी टिकट काटने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस, तो ये मान के चलिए कि सारे लोग डिक्लेयर्ड। अब रही बात जो बची सीटें, उन पर उनको मंथन करना है। तो हमें लगता है कि ये जो सारी सूची जारी हो रही है, अब जैसे वो भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि जो भी अभी सिटिंग मंत्री या एमएलएज का जो भारतीय जनता पार्टी है उनके खिलाफ कौन सा कैंडिडेट खड़ा कराएं। तो लगभग पूरी स्थिति स्पष्ट है। एक बात मैं और कहूँगा कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव कराने की जो घोषणा की है, उसमें लगभग 1/6 आबादी का चुनाव हो रहा है, और ये मोदी जी के लिए एक लिटमस टेस्ट है। पिछले चुनाव में आप लोकसभा में देखे होंगे, इनको इन्हीं राज्यों से बहुत सारी सीटें, किसी राज्य में 0 पर कांग्रेस हो गई थी। तो ये जो तैयारी है, हमें लगता है कि इन 5 राज्यों में एक जो है 2024 का सेमीफाइनल मान लीजिए, और उसी के आधार पर जो है ये पूरा चुनाव हो रहा। तो मेरा ये कहना है कि अब इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है। और इन जबकि राज्यों में चुनाव कांग्रेस ने जीता था, लेकिन लोकसभा में सीटें इनको मिली थी। अगर ऐसा कुछ होता है और ये जो रिटेन करते हैं, 1-2 राज्यों में अगर इनकी सरकार वापस आती है, जैसे राजस्थान में है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो अगर वो वापस आती तो इनके लिए प्लस होगा। लेकिन ये कुल मिला के ये माना जा सकता है राखी जी कि ये आने वाले 2024 का सेमीफाइनल है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटें मिली थी लोकसभा में। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और आप ही से है मेरा, आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में देखें चाहे छत्तीसगढ़ में देखें, जिस तरह से सूची आई है, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही जगह पर अभी फिलहाल जितने नाम आए हैं उसमें सांसद और मंत्रियों को रखा है। मध्य प्रदेश में तो हम चीजें देख ही रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही है। तो क्या आने वाले समय में जो और चीजें हैं, जो और स्टेट्स हैं, हम क्या माने कि तमाम चीजें इसी के इर्द गिर्द चलेंगी, और इसकी क्या एक मुख्य वजह आप मानते हैं?
नहीं, जो जहाँ तक मेरा मानना है कि इन सांसदों को या मंत्रियों को जो चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो एक तरह से ये प्रयास उनका है कि हम एन केन प्रकारेण जो है यहाँ पर अपनी सत्ता बनाएं, सत्ता हासिल करें, और इसलिए जो है इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक उसके पीछे एक और बात है कि हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, 4 मंत्रियों को उतार दिया गया चुनाव में, केंद्रीय मंत्री को, और उसका एक गलत मैसेज भी गया प्रदेश में। जो वर्तमान सरकार के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको लगा कि अब वो अगली बार वो सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, तो इसका बुरा असर भी पड़ता है, उल्टा असर भी पड़ता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि इन चुनाव में अगर दिग्गजों को उतारा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही कि एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए और साथ ही साथ जो सीटों की बढ़ोतरी करने के लिए, कई देखिए मार्जिनल उस पर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में अंतर, तो सीटों को बढ़ाने का भी प्रयास होगा। बिल्कुल ठीक बात है। सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ हम तमाम स्टेट्स की बात करें, कई सारे वादे भी किए गए हैं, कई सारी योजनाओं को ऐसा लाकर सामने रखा गया। लाडली बहना ले लीजिए, आप सिलेंडर की बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारी जगह पे बहुत सारी दिग्गजों ने आके बड़ी बड़ी बातें की हैं। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव हम माने? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ आपसे क्योंकि लगता है कि आज के समय में हम जनता से कह देंगे हम सिलेंडर इतने में देंगे तो वो मान जाएगी। दूसरी चीज, आप घोषणा पत्र में या अपने वादों में जो भी चीजें लाते हैं वो पिछली बार भी तो ये पीछे का हिसाब भी तो देखेगी ना कि कितना उनको पिछले का मिला। तो क्या सिर्फ कुछ ऐसी लुभावने वादे कर देने से या ऐसी कोई योजना ले जाने से, जैसे लाडली बहना का एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा तो नहीं कि 100% जो बहनाएं थी वो लाभान्वित हो गई तो उसका फायदा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योजना खराब है या योजना का फायदा नहीं मिला, लेकिन क्या इन लोक लुभावनी योजनाओं से, इन वादों से क्या जनता उस में आ जाएगी कि वो एकदम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जीत का सेहरा पहना दे? मेरी बात पूरी हो जान दीजिएगा। हाँ। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे इंदौर में जब कोई व्यापारी या कोई फर्म जब फ्रॉड घोषित हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो वो अपना नाम बदल देती है, पलटू राम कर लेती है, झांसा राम कर लेती है। तो इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अपनी फर्म का नाम बदल दिया है, यूपीए से अब वो घमंडिया हो गए हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि इनके जनता के बीच में ये दिवालिया घोषित हो गए, ये फ्रॉड घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के पहले कहा था कि हम किसानों को 0% पर कर्ज देंगे, आज हम दे रहे हैं। हमने कहा था कि हम सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अंदर मध्य प्रदेश को बेहतर बनाएंगे। हमने बीमारू राज्य से निकाल के आज विकसित राज्य की श्रेणी में ला दिया। और ये जो लाडली बहना हमारी योजना है, इसके माध्यम से जो बहनाओं का प्यार, जो आशीष, जो इसने भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी के साथ साथ 229 भाइयों को भी मिलने वाला है, 230 हो गए टोटल। तो ये जो 230 भाइयों को उनका आशीष मिलने वाला है, वो इसलिए मिलने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमारी पूर्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम घर घर शौचालय बनवाएंगे, हम उसमें लगभग जगह सफल हो गए। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे, हम उसमें काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में 18 महीने 16 महीने कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप लोगों ने केंद्र में आपके हिस्से का क्यों नहीं जमा कराया? आपने नल जल योजना का पैसा क्यों नहीं जमा कराया? आपने आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनने दिए? आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता भरोसा करती है। जनता को ये पक्का विश्वास है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हम कांग्रेस जैसा नहीं करते। इन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, जिस झोपड़े में जाकर माननीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, उसमें राजीव जी जाकर कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे। आज उसी झोपड़े में पप्पू उगी जाते हैं और कहते हैं गरीबी हटाएंगे। जनता को इनकी सच्चाई मालूम चल गई, इसलिए इन्होंने अपने परंपरागत सीट, अपने बाप दादाओं की सीट को छोड़कर अमेठी आज सेफ सीट पर जाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस दिवालिया और फ्रॉड हो गई है। ये कितने ही वादे कर ले। इन्होंने पिछली बार बोला था कि हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, वरना मुख्यमंत्री बदल देंगे। जो इस बात की घोषणा करके गए माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कमलनाथ को तो बदल नहीं पाए, कमलनाथ जी ने राहुल गांधी को बदल दिया। इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक घर के एक बेरोजगार को 4000 रुपए देंगे, उसका क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि हम 31,000 रुपए मुख्य
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 51,000 बढ़ा देंगे। 18 महीने में ये एक कन्या बता दें जिसकी शादी हुई हो। इन्होंने संबल योजना बंद कर दी। ये मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे। प्रवीण कक्कड़ जी के पास जो पैसा बरामद हुआ था उसका हिसाब कमलनाथ जी कब देंगे? मेरा ये कहना है कि कुल मिला के कांग्रेस अपने बूढ़े बेलों के आधार पर आज नई भाजपा के सामने आना चाहती है। कांग्रेस एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात इसे समाप्त कर देना चाहिए। आज वो अपनी समाप्ति की ओर है। महात्मा ठीक है। गांधी की बात सुमित करें जी। तो महात्मा गांधी जितनी बातें करते थे, ये सुमित जी। महात्मा गांधी की एक भी बात का पालन नहीं बूढ़े करते। बैल कौन सर? थोड़ा सा क्लियर तो करिए। हाँ कुंदन जी, बस 1 मिनट थोड़ा क्लियर कर लूं मैं। जी आपने कहा बूढ़े बैलों की जगह जी कौन? देखिए, आज वर्तमान में आप देखेंगे कमलनाथ जी को 3-3 बार ड्रेसिंग और डेंटिंग और पेंटिंग करा के सभाओं में जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, सुमित जी, तीन-तीन राजनीतिक वचन अनुभव तो आते हैं। देखिए, राजनीतिक अनुभव देखिए। मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो जितना ज्यादा सीनियर होगा, जितना ज्यादा राजनीति का माहिर होगा, वो उतना अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि राजनीतिक अनुभव देखिए, तो राजनीतिक अनुभव सरकार चलाने का देखिए, वादे निभाने का देखिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी 100 में से 100 है। कमलनाथ जी के बारे में आज पूरी कांग्रेस अडानी और अंबानी जी को चिल्लाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कमलनाथ जी से पूछता हूं, आपने आज तक एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया कमलनाथ जी अडानी और अंबानी जी के लिए? क्यों? ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते हैं उनसे। कुल जवाब मिला के कुंदन जी देंगे। कांग्रेस ठीक है, जवाब कुंदन जी देंगे, क्योंकि कांग्रेस की बात थी। मुझे ऐसा लगा पता नहीं कौन, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से पूछ लिया। कुंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी कई प्रकार की बड़बोलेपन की बातें करते हुए बातें कर रहे थे। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी नेता माननीय कमलनाथ जी के सामने राजनीतिक अनुभव के मामले में और सरकार चलाने के मामले में कहीं से कहीं तक नहीं टिकता। ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। 40 साल जो व्यक्ति सांसद रहा हो और उसके बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, और हमेशा इस प्रदेश की भलाई के लिए जिसने काम किया हो, देश की भलाई के लिए काम किया हो, भारतीय जनता पार्टी आज उनको कोसने का काम कर रही है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय कमलनाथ जी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं इस प्रदेश की जनता के लिए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सामने कमर कसकर मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी का पेट का सबसे बड़ा दर्द यही है कि माननीय कमलनाथ जी इतना कुशल नेतृत्व कैसे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी थर्राई हुई है, भारतीय जनता पार्टी तड़पड़ा रही है। भागती हुई भाजपा और मध्य प्रदेश से विदा होती हुई भाजपा आज इस प्रकार की बातें कर रही है। ये इनकी शैली से, इनके कार्यों से, इनके द्वारा किए जा रहे नए नए प्रयोगों से, और ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। और अब इनको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं। व्यापम भी देखा, डंपर भी देखा, पटवारी घोटाला भी देखा, आयुष्मान कार्ड जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अंदर तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर बैठे हुए, मध्य प्रदेश के अंदर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोटाला किया। और तो और महाकाल बाबा को नहीं छोड़ा, महाकाल लोक के अंदर उसमें भी घोटाला कर दिया। जब ये महाकाल बाबा को नहीं छोड़ते तो इंसानों को और प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेंगे भ्रष्टाचार के मामले में। आज हम देखते हैं अत्याचार और अनाचार की बातें। तो आज मध्य प्रदेश का कोई भी अखबार सुबह उठा लीजिए, उठाने के बाद इतना शर्मनाक मतलब जो है महसूस होता है। रोज 3 से 5 बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। खबर आती है कि सीधी के अंदर एक आदिवासी भाई के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मंडल का पदाधिकारी सर के ऊपर पेशाब करता है। बहुत ही शर्मनाक है, पूरी दुनिया के सामने शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद खबर आ जाती है अभी थोड़े टाइम पहले अनूपपुर से एक आदिवासी भाई के साथ भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी चप्पलों से पिटाई करता है। एक ओबीसी दलित वर्ग के भाई के साथ में उसके चेहरे पे मल मला जाता है। यह मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर हर प्रकार से फेल हो चुकी है, हर प्रकार से
वो यहाँ से ऐसी स्थिति में दिख रही है कि अब जनता, आज चुनाव हो जाएंगे तो आज इनको पता पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मध्य प्रदेश से किस प्रकार से विदा ले रही है। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ राखी जी, आज पूरा प्रदेश त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। आज युवा बेरोजगार दर दर भटक रहा है। हम देखते हैं कैसे उसके रोजगार 15-15, 20-20 लाख रुपए में बेच दिए जाते हैं। राखी जी मैं आपको बताऊं, अभी पटवारी घोटाला नया ताजा खुला है, वो आज उसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। क्यों उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? क्यों प्रदेश के 15 लाख युवाओं के साथ में कुठाराघात किया? अब तो और उसकी घोषणा नहीं हो सकती और उसकी लोग इंतजार कर रहे हैं अपने ड्यूटी ज्वाइन करने का और आने का, लेकिन उसके अंदर घपला और घोटाला कर दिया गया। पटवारी परीक्षा 15-15, 20-20 लाख रुपए में कैसी बेची गई मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने मालूम किया उसके अंदर जिन लोगों ने वो एग्जाम दिए थे उसमें से बहुत से लोगों ने पहले कभी वन रक्षक का भी एग्जाम दिया था, कभी शिक्षक संवर्ग का भी एग्जाम दिया था। उन एग्जामों के अंदर फॉर्म भरते टाइम पे मेडिकल रूप से वो बिल्कुल फिट थे, और 3 महीने बाद जब उन्होंने उसमें जब सिलेक्शन नहीं हुआ और 3 महीने बाद जब उन लोगों ने पटवारी की परीक्षा दी तो उसके अंदर वो लोग विकलांग की श्रेणी लेते हुए विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बैकडोर एंट्री और पैसा देके, तो आज सही लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे जनता के सामने हैं। इस प्रदेश की जनता लंबे समय से देख रही है। इन तमाम चीजों के बीच युवा प्रदेश और युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा मतदाता भी जो है, चुनाव आयोग ने भी घोषित किया। इन तमाम चीजों के बीच खिलवाड़ है महत्वपूर्ण जो है, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सुन चुके हैं और सुनते आए हैं, ये बीजेपी ने भी कहा, कांग्रेस भी कह रही है। मुझे बताइए अभी जिन योजनाओं के बारे में कहा गया, जो दिग्गज आए थे, जो मंच से बातें करके गए हैं, हमें मौका मिलेगा, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वैसे ही तो कर्ज में डूबे हुए हैं, सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं, सब जगह कहाँ कर्ज मुक्त है, इतना लिया हुआ है, क्या कोई एक ऐसे प्लानिंग है कि उसको कैसे कर पाएंगे? तब तो जनता मौका देगी ना, कैसे विश्वास करे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं तो घोषणा वीर जी करते रहे हैं। पहले भी इस प्रदेश की जनता ने 22,000 घोषणाएं की थी, अभी 2-3 हजार घोषणाएं और कर दी। खैर आज शुक्र है ईश्वर का, मध्य प्रदेश की जनता राहत की सांस ले रही है। अब झूठी घोषणाएं मतलब जो है उनको देखने और सुनने को नहीं मिलेगी अब, क्योंकि घोषणा वीर अब घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है, आज मध्य प्रदेश के ऊपर राखी जी 4 लाख करोड़ का कर्जा है। आज अगर किसी हमारी माता बहन के गर्भ के अंदर भी एक बच्चा अगर है ना, और वो जब पैदा होगा तो वो भी 53,000 रुपए लगभग लेकर, कर्जा लेकर पैदा होगा। कितनी शर्मनाक स्थिति होगी। आज प्रदेश इनके घोषणाओं से पूरी तरीके से डूब गया है। मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता चुनावों का इंतजार कर रही थी। आज चुनाव आयोग ने उसको घोषित किया है। 17 नवंबर को वोट डलेंगे, 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा, और मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी और उनके वचनों को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी की और आशा भरी निगाहों से देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर हाउस के अंदर जब ये आवाज गूंजेगी ना कि मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, तब इस मध्य प्रदेश की जनता को राहत और सही न्याय मिल पाएगा। लेकिन आज राखी जी बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठी बातें और कस्में और झूठी घोषणाएं करने से नहीं चूकते। देखिए तो कुंदन जी, ऐसी मुझे ऐसा लगता है करना बंद कर दें। अब मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, जनता जनार्दन है, जनता फैसला करने वाली है। ठीक है, कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका मुझे लगता है तारीखें आ गई ना, मतदान के दिन का इंतजार है, वो तो जनता अपने निर्णय से बता ही देगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। मनीष जी, मुझे लगता है कि बार बार बात वहीं आती है। देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, योजनाओं की अपनी जगह है, फ्रीबीज को लेकर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ था, तमाम चीजें सामने आ गई थी। मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज सामने आ चुकी है कि जनता भी सब चीज को देख और समझ रही है। महत्वपूर्ण ये होगा कि कहां किसको किस तरह से लाना है, किन चीजों पर विश्वास करना है, किन चीजों पर नहीं करना है, जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और इन सबके साथ साथ, इन घोषणाओं और वादों और दावों के साथ साथ जो चेहरा होता है जिस भी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी का, वो बड़ा प्रभाव डालता है।
ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं कि कई कई बार आता है कि किसी भी विधानसभा को देखिए, वहां की जनता अपने विधायक से और उसके काम से बड़ी खुश होती है, तो उसको ये भी लगता है कि हाँ, हमको इनको यदि टिकट मिला दोबारा मौका देना। तो कई लोग ऐसे भी निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि सब चीज के साथ एक व्यक्ति की जो छवि है, जो उसका नेतृत्व है, जो उसका काम है, जो उसने किया है, बैक में भी जाके पीछे भी देखिए, फिर आगे और मौका जनता देगी, ये भी प्रभाव डालता है। राखी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और संभवतः राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कई लगभग 7 एमपी को एमएलए का टिकट दे दिया गया है ना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब इसके क्या परिणाम होंगे भाई, एमपी जाहिर है 4-5 विधानसभा में एक एमपी होता है, तो अगर एक एमपी अपने एरिया में कंसंट्रेट करेगा तो अपनी सीट को कंफर्म निकाल लेगा, ऐसा बीजेपी सोच रही है ना। एक तो फायदा ये हुआ उन्होंने उस क्षेत्र में कंसंट्रेट किया, और जब वो वहां से खड़ा हुआ तो अपने आसपास के बाकी क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। दूसरी बात ये है, बीजेपी को लगता है कि उस एमपी की परफॉर्मेंस मानो बतौर एमपी उतनी अच्छी नहीं है या किसी वजह से उनकी टिकट काटनी है, तो वो जब विधानसभा के चुनाव लड़ लेंगे तो फिर लोकसभा का चुनाव जाहिर है किसी और को दे देंगे। तो इस तरीके से एक बड़ी नई तरह की राजनीति बीजेपी ने शुरू की है। वरना आमतौर पर बड़ी पार्टियों में कोई व्यक्ति एक बार लोकसभा का चुनाव अगर लड़ ले, जीतने की बात तो दूर है, तो वो उसके बाद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता था, चाहे उसे टिकट मिले या ना मिले। तो मैं समझता हूँ राजनीति में जिस तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, राजनीति बड़ी रोचक होती जा रही है। अब राजनीति किस बात पर की है, क्या अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज पर लोग यकीन करेंगे? लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, 2 इलेक्शन के बाद पंजाब में सरकार बना दी, तो आम आदमी पार्टी वापस अब इन स्टेट्स में भी मेहनत करने वाली है, जिसके रिजल्ट 2 साल बाद पता लगेंगे। लेकिन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। उनको भी कहीं ना कहीं कुछ फ्रीबीज बांटने का एफर्ट करना पड़ेगा। रोचक बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही सरकार को नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग को भी मैटर में पार्टी बनाया है और कहा है कि भाई आप इस तरीके से फ्रीबीज कैसे बांट रहे हैं। हमें वहां ये देखना पड़ेगा कि इस राजस्थान पे या मध्य प्रदेश पर कितना कर्ज है और क्या वे राज्य अपना कर्ज चुकाए बगैर रेवेन्यू आइटम्स के लिए और लोन ले सकते हैं क्या। तो कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिन पर जनता ध्यान दे रही है। तो क्या हम फ्रीबीज पे अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो देश में ये बिस्बेल हेल शुरू हो जाएगी। हर एक को फिर फ्री चाहिए, है ना, हर एक को पेंशन चाहिए, हर एक को ये चाहिए, हर एक को बिजली चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं और अलग मुद्दे चुनाव के वक्त क्या मैग्नीट्यूड धारण कर लें कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है। मानो जातिवाद का मुद्दा है, क्या पता एकदम इतना पॉपुलर हो जाए, लोगों को लगे सपोर्ट करेंगे और हम जीतेंगे, और राहुल गांधी को बड़ी सक्सेस मिल जाए, कमलनाथ जी को, और ऐसा भी हो सकता है गांव उल्टा पड़ जाए। तो ये नए मुद्दों के साथ ये बड़ी रिस्क रहती है। बिल्कुल। अब एमपी जैसे राज्य में जहां कमलनाथ जी पहले से काफी मेहनत कर रहे हैं और शिवराज सिंह लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो ऐसे में नए मुद्दे पर रिलाई करना कितना मतलब महत्वपूर्ण होगा, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है। कमलनाथ जी को ये साबित करने की जरूरत होगी कि कैसे उनके नेतृत्व में विकास होगा। यहाँ कांग्रेस एक एज ले जाती है। चलिए मनीष जी, ठीक है, समय की सीमा है। ठीक है सर, ओके। चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पूरे चुनाव की तारीखों के बाद, प्रत्याशियों के बाद और इस इलेक्शन को लेकर। देखिए राखी जी, अब तो चुनाव घोषित हो गया है और निश्चित रूप से जो तय तारीख पर ही चुनाव होंगे और रिजल्ट भी आएंगे। अब राजनीतिक दल अपना अपना जो काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों का चयन करना, घोषणाएं जो उन्होंने किया है, जो पिछला विकास किया उसको लेकर के, या जो घपले घोटाले उसको लेकर के, तमाम चीज़ें अब खुल के सामने आएंगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी 3 तरह की है। एक तो केंद्र को लेकर हो सकती है, राज्य को ले, या प्रत्याशी को लेकर के। अब इस चुनाव में देखिए प्रत्याशियों से भी कितनी वहाँ की जनता खुश है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो भले ऊपर की एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन उनको प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं किया
तो उनको पूरी की पूरी जो है डिस्क्रेडिट जाएगा। तो अभी इस चुनाव में अब देखना होगा। अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव अपने तय समय पर होगा और हमें लगता है कि इस जद्दोजहद में कि कौन कितनी सीट घोषित किया, कौन आगे बढ़ गया, कौन, इनका कोई रोल नहीं बचा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव का रोल बचा और जनता को वोट देने का रोल बचा। बिल्कुल, चलिए, और निश्चित तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा कि आज का टॉपिक भी था। अब आई जनता की बारी, तो वाकई में जनता के हाथ में अब सब कुछ है, वो क्या करती है। लेकिन बेहद दिलचस्प होंगे इस बार के चुनाव। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, अब आई जनता की बारी, अब जनता को निर्णय देना है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नाम घोषित में आगे चल रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जैसे ही नवरात्र स्टार्ट होगी, उनकी भी सूची सामने आ जाएगी। बड़ा ही मंथन करने के बाद ये सूचियां आई हैं। सांसद और मंत्रियों को जिस तरह से सामने रखा है, वाकई में ये देखना होगा कि क्या उनका व्यक्तिगत रोल जो है उस विधानसभा से रिलेटेड, क्या वो प्रभावी होगा, चेहरा प्रभावी होगा, या वाकई में जो योजनाएं और दावे वादे किए गए हैं ये प्रभावी होंगे। ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।